नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 के बारे में। ये कानून बिहार सरकार लेकर आई है, बिहार की असेंबली में पास हो चुका है और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये गया है पास होने के लिए। प्रोबेबली आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पास हो चुका होगा। अब ये पिछले 2 दिन से न्यूज में है क्योंकि आपने सबने शायद इस तरह के फोटोग्राफ्स देखे होंगे न्यूज में कि कैसे बिहार असेंबली में एमएलएस को बाहर घसीटा गया। कई तरह की अप्रिय घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उस वाले एस्पेक्ट पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कम करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में इस बिल में ऐसा क्या है जिसके कारण विपक्ष इतना विरोध कर रहा है और क्या विपक्ष का विरोध जायज है या नहीं, ये आप तय करेंगे जब मैं आपको इस विधेयक के सारे प्रावधान में आपको बता दूंगा। टॉपिक की चर्चा करने से पहले 2 अनाउंसमेंट है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। पहला ये कि पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज हमने आप एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट करी है। ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है। इसको आपको अनलॉक करने के लिए केवल एक कोड यूज करना होगा, महिपाल कोड यूज करके आप इसको फ्रीली अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हफ्ते में 6 दिन यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स, आप चाहें तो 15 मिनट में भी इसे खत्म कर सकते हैं। टारगेट यही रखो 15 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए और 12:30 बजे टेस्ट लाइव हो जाता है, इसको याद रखना। डेली टेस्ट में जो टॉप 10 रैंक्स लेकर आएंगे उनके लिए कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस हैं। वैसे प्राइजेस से ज्यादा एक्साइटिंग ये होगा कि आप प्रीलिम्स में इस टेस्ट सीरीज के कारण अपने 10 नंबर भी बढ़ा पाएं, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि मेरा एक बैच कोर्स आ रहा है जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। 16 लेक्चर्स में आप जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं आज दिन तक इंडिया की हिस्ट्री में, जैसे कि केशवानंद भारती केस, AK गोपालन, विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सब की डिटेल में चर्चा हम करेंगे और ये इंडियन पॉलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैच शुरू हो रहा है 28 मार्च से और अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए और इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा के पटल पर एक नया बिल प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का नाम था बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। जैसे ही यह बिल प्रस्तुत किया गया, विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। उनके हंगामे को देखकर स्पीकर ने उन्हें सदन से बेदखल करने का निर्णय दिया और पुलिस बुला ली गई अंदर, जबकि आमतौर पर विधानसभा में, असेंबली में कहीं पर भी पुलिस आना अलाउड होता ही नहीं है। फिर भी बिहार पुलिस अंदर आई और इन विपक्षी विधायकों को जो हंगामा कर रहे थे, बिल का विरोध कर रहे थे, उनको घसीट कर बाहर ले जाया गया। कई विधायकों के साथ अभद्र बर्ताव किया गया, कुछ महिला MLAs के साथ भी अभद्र बर्ताव किया, उनके कपड़े तक फट गए। और ऐसे में ये डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जो भी बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा। तो उनका यह भी कहना है कि ये कानून का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून एक काला कानून है और इससे बिहार पुलिस राज्य की तरफ धकेला जाएगा। इट विल बिकम अ पुलिस स्टेट। तो इस कानून को समझने के लिए थोड़ा सा आप इंडियन पुलिस का बैकग्राउंड समझो। देखो, भारत में पुलिसिंग आपको मालूम ही होगा एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। तो हर राज्य में 2 तरह की पुलिस है। अमूमन हर राज्य में 2 तरह की पुलिस है। एक रेगुलर पुलिस जिसको आप और हम जानते हैं, जो थाने होते हैं पुलिस के, पुलिस स्टेशन में पुलिस बैठती है, रेगुलर डे टू डे पुलिसिंग का काम करते हैं, दैट इज द रेगुलर स्टेट पुलिस। उसके अलावा भारत के लगभग हर राज्य में एक स्पेशल पुलिस होती है जिसको आर्म्ड पुलिस कहा जाता है। कई जगह उसका नाम आर्म्ड पुलिस होगा, तो जैसे मान लो उसका नाम राजस्थान के अंदर आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी कहते हैं उसको, तो उसको RAC कहा जाता है, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। कई राज्यों में उसको आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड पुलिस कहा जाता है, AP या इस तरह के आपको मिल जाएंगे, GAP या फिर UAAP, इस तरह के एब्रीविएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आर्म्ड पुलिस जो है ये नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। कायदे से इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है, आर्म्ड एक्सपर्टीज होती है इनकी, जो उपद्रव होते हैं उनसे निपटने में ये ज्यादा सक्षम होती है। तो जहां पर भी नॉर्मल पुलिस फोर्सेस को आवश्यकता है मदद की, वहां पर इनको बुलाया जाता है, ये इनका काम होता है। सो बेसिकली दे आर लाइक रिजर्व फोर्सेस, लेकिन इनको थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। इसका अगर हम सेंटर से एक पैरेलल ढूंढें तो आप कह सकते हो कि ये स्टेट लेवल पर CAPF की तरह होती हैं। तो जैसे केंद्र सरकार भी BSF, CRPF इन फोर्सेस को भेजती है ना जहां पर जरूरत होती है इन फोर्सेस की, उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी इन आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को उस जगह पर भेजती है जहां पर इनकी आवश्यकता होती है। मान लो कहीं कोई बड़ी रैली हो रही है, कोई नेता आ रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी है, कहीं पर दंगा फसाद हो गया है, कहीं पर कानून की व्यवस्था सही नहीं है, ऐसी जगहों पर इस पुलिस फोर्स को भेजा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये सारे स्पेशल पुलिस फोर्सेस आमतौर पर जनता से इंटरेक्ट करते नहीं है, इनका इतना सिविलियन इंटरेक्शन नहीं होता। केवल कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी रैली है, कहीं पर उपद्रव हो रहा है, तो वहां पर इनको बुलाया जाता है। तो वहां पर ये बस थोड़ा बहुत पब्लिक से डील करते हैं, या फिर मेनली जैसे नेचुरल डिजास्टर्स में भी इनको बुलाया जाता है। तो इसीलिए थोड़ा इनका पब्लिक से डीलिंग कम होता है और इनको एक तरह से बैकअप ट्रूप्स या फिर रिजर्व ट्रूप्स की तरह रखा जाता है।
अलग अलग राज्यों में इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप चाहें तो पॉज करके यहाँ पर इनके नाम पढ़ सकते हैं। अपने स्टेट की पुलिस का नाम तो ध्यान रखिए। कर्नाटक जैसे राज्यों में या केरल जैसे राज्यों में मल्टीपल फोर्सेस भी हैं, एक से ज़्यादा भी स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया, आरएसी नाम की यहाँ पर ये फोर्स है। यूपी में इनको पीएसी कहा जाता है, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के जवान, पीएसी जवान या पीएसी कॉन्स्टेबल्स इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हर राज्य में ये फोर्सेस मौजूद हैं। बिहार में भी एक ऐसी फोर्स है जिसका नाम है बिहार मिलिट्री पुलिस। तो इसका नाम ही थोड़ा सा आप देख रहे हो अलग प्रकार का है, बिहार मिलिट्री पुलिस, बीएमपी इसे कहते हैं। तो ऑलरेडी बिहार में एक स्पेशल पुलिस फोर्स है जिसका नाम है बिहार मिलिट्री पुलिस, और इसको लीड कौन करता है? सीएपीएफ ऑफिसर्स आते हैं डेप्यूटेशन पे। तो जैसे बीएसएफ या सीआरपीएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डेप्यूटेशन पर आकर उच्च पदों पर बिहार मिलिट्री पुलिस को हैंडल करते हैं। बिहार मिलिट्री पुलिस को 2006 के बाद काफ़ी एक्सपांड किया गया था, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या बिहार में बढ़ गई थी। पूरे सेंट्रल इंडिया में प्रॉब्लम थी मिड 2000s में। तो उस समय इसकी बटालियंस को एक्सपांड किया गया। तो अभी 16 बटालियन है, हर बटालियन में 1000 जवान होते हैं। तो कुल मिलाकर 16,000 के आसपास पुलिस फोर्स इस बिहार मिलिट्री पुलिस में शामिल है। इसमें से एक बटालियन तो केवल गुरखा सोल्जर्स की है और एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स की है। तो आप देख रहे हैं ये पुलिस से थोड़े से ज़्यादा ट्रेंड सोल्जर्स, या आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इंसर्जेंसी से निपटने में सक्षम हो, इस तरह के सोल्जर्स इसमें मौजूद हैं। तो ब्रिटिश काल से लेकर 2007 तक बिहार की जो ये पुलिस फोर्सेज हैं इनको पुलिस एक्ट के तहत गवर्न किया जाता था। 1861 में बना था पुलिस एक्ट 1861, उसके तहत इनको गवर्न किया जाता था। और ये जो मिलिट्री पुलिस थी इसको गवर्न करने के लिए कानून क्या था? बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट। तो जब बंगाल बिहार अलग हुए थे 1911 में, उसके बाद इन्होंने अलग कानून ही नहीं बनाया। बिहार में अभी भी वही 1892 का जो बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट है उसके तहत इनको गवर्न किया जा रहा था। 2007 में बिहार पुलिस यानी कि जो नॉर्मल पुलिस है उसको गवर्न करने के लिए एक नया कानून लाया गया, बिहार पुलिस एक्ट 2007। और अब इस बिहार मिलिट्री पुलिस को गवर्न करने के लिए ये नया कानून लाया जा रहा है 2021 में। अब इस नए कानून को लाकर मिलिट्री पुलिस को और ज्यादा सक्षम बनाने के पीछे सरकार कारण क्या बता रही है? बिहार सरकार का कहना है कि यहां पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल जैसे इंस्टॉलेशंस को हमें प्रोटेक्ट करना है। पता नहीं कौन सी मेट्रो रेल कर रहे हैं, पटना में अभी तक मेट्रो रेल का काम पूरा नहीं हुआ है, 2024-25 तक बनकर तैयार होगी। और एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वैसे भी सीआईएसएफ के हाथ में होती है। खैर, बिहार सरकार के ही ऑफिशियली दिए गए रीजंस हैं कि इसीलिए हम हमारी आर्म्ड पुलिस को ज्यादा सक्षम बना रहे हैं। फिर इनका कहना है कि बिहार में इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है माओइस्ट इंसर्जेंसी के कारण। ये रीजन कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं जस्टिफाइड है, और इसीलिए इनका कहना है कि बिहार मिलिट्री पुलिस को अब एक स्पेशल आर्म्ड पुलिस के रूप में हमें गठन इसका करना होगा, इसको नए पावर देने होंगे, और इसीलिए एक नया कानून लेकर हम आ रहे हैं। एक और रीजन दिया था बिहार सरकार ने, दैट वाज कि हमारा नेपाल के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है और ये बॉर्डर पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अगेन, इंटरनेशनल बॉर्डर तो सशस्त्र सीमा बल संभाल रहा है, वहां पर एसएसबी के अधीन है वो वाला बॉर्डर। तो पता नहीं, जो भी रीजन होगा इनका, जो भी सोच होगी, हम तो ये पढ़ लेते हैं कि इस कानून के अंदर क्या प्रावधान है। तो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021, प्रोबेबली जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो बिल की जगह ये एक्ट बन चुका होगा, क्योंकि अभी ये विधानसभा में पास हो चुका है, विधानमंडल में भी पास हो जाएगा, क्योंकि बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और गवर्नर तो साइन कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआती प्रावधान तो काफी सिंपल से हैं। पहला, नाम चेंज हो गया है, बिहार मिलिट्री पुलिस की जगह बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। दूसरा कि जब चाहें इसका कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कितनी बटालियन होंगी, क्या स्ट्रेंथ होगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा, ये वाली पुलिस फोर्स राज्य सरकार के अधीन होगी और इसका कमांड, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब डीजीपी पुलिस के अधीन आएगा। तो डीजीपी जो है वो पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं किसी भी राज्य में, उनके अधीन यहाँ पर इसके कमांडिंग ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। तो जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, डीआईजी, इस तरह की जो रैंक्स हैं वो डीजीपी के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आईपीएस या स्टेट पीसीएस से रिक्रूट किए हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लीडरशिप पोजीशंस में होंगे। ये बिल कहता है कि इस पुलिस फोर्स का काम क्या है। इनका काम होगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कॉम्बैटिंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि न्याय व्यवस्था थोड़ी ठीक बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। दूसरा कि एक्सट्रीमिज्म, इसमें मेनली शायद इशारा नक्सलवाद की तरफ ही है कि उसको रोकने के लिए। तीसरा, ensuring better protection of and security of specified establishment in such manner as may be notified, यानी कि कोई भी इंस्टॉलेशन है, मान लो कोई एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, जब भी मेट्रो बनेगी तो मेट्रो रेल है, उसकी सुरक्षा इनको दी जा सकती है जब जब सरकार नोटिफाई कर दे, यानी सरकार उसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशंस निकालेगी। और कोई भी अन्य ड्यूटी जो सरकार नोटिफाई कर दे, एनी अदर ड्यूटी दैट गवर्नमेंट नोटिफाइज, ये इस कानून में कहा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो है इनको दिए गए पावर्स। तो यहां तक तो फिर भी ठीक था कि कोई बात नहीं, सरकार इसी काम के लिए तो स्पेशल पुलिस फोर्स को रिक्रूट करती है कि इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन कंट्रोवर्शियल पावर्स में सबसे पहला है कि बिना किसी वारंट के
ये पुलिस फोर्स के लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि इस स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स का व्यक्ति किसी को अरेस्ट करना चाहता है तो उसे मैजिस्ट्रेट से लाए गए वारंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो जनरल पुलिस की तरह उसको प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता है, वो डायरेक्ट किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कल को पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इस स्पेशल पुलिस फोर्स को दी जाती है और उनको लगता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई थ्रेट है, तो वो जाकर उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि मैजिस्ट्रेट से आपको वारंट लाना पड़ता है, लेकिन इस पुलिस फोर्स को ये जरूरत नहीं होगी। लेकिन बिना वारंट के अरेस्ट करेंगे किसको, उसके लिए भी तो कुछ प्रावधान होंगे। तो डेफिनेटली प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही ओपन एंडेड और वाइड प्रावधान है। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि इसका आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हो, थोड़ा सा जनरल टर्म्स में लिखा गया है। तो मान लो कि इस पुलिस फोर्स को सरकार बाय नोटिफिकेशन ये कहती है कि आपको पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहां पर वो हो जाएगा स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट पटना एयरपोर्ट, और पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात उस पुलिस फोर्स के जितने भी जवान या फिर ऑफिसर्स होंगे उनको हम यहां पर कहेंगे कि ये वो स्पेशल पुलिस फोर्स ऑफिसर्स हैं जो इसकी ड्यूटी में हैं, इसकी सिक्योरिटी की ड्यूटी में। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पटना एयरपोर्ट को या पटना एयरपोर्ट के किसी भी कर्मचारी को, या उनको धमकी देता है, असॉल्ट करने की धमकी, मार पीट देने की धमकी दे देता है, वर्बली किसी को थ्रेटन कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो इफ एनी पर्सन हु वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू और अटेम्प्ट्स वॉलंटरली टू कॉज हर्ट टू सच एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि आप एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो या उसके किसी कर्मचारी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो आपको यहां पर अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। और अगर आप इन पुलिस ऑफिसर्स को भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, जो ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, उनको भी अगर धमकी देने की कोशिश करते हो, तो भी आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। और यहां पर अरेस्ट करने के लिए केवल शक होना ही काफी है, यह भी इसमें प्रावधान लिखा गया है। A special armed police force officer can arrest any person against whom a reasonable suspicion exists, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी शक है कि ये व्यक्ति पटना एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, पटना एयरपोर्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंचा सकता है, जान माल की हानि कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो चाहे आपने अभी जुर्म किया ही नहीं हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, केवल आप पटना एयरपोर्ट के बाहर घूम रहे हो और आपको स्पेशल पुलिस का व्यक्ति देखता है और उसको लगता है कि ये किसी को नुकसान पहुंचा देगा एयरपोर्ट के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये इसमें स्पेशल पावर दी गई है। आप देख रहे हैं कि कमिट किया हो या फिर अटेम्प्ट टू कमिट है तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और अगर आप प्रेमाइसिस को ट्रेसपास कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट के अंदर घूमते टहलते पहुंच गए, तो आप ऑफकोर्स आपको अरेस्ट कर ही लेंगे। अगला प्रावधान जिसकी काफी निंदा हो रही है और या फिर जिसको विपक्ष कह रहा है कि ये पुलिस राज्य बना दोगे, वो है बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को सर्च करने का अधिकार। तो सर्च का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को रोक के पुलिस फोर्स उसके सामान की जांच कर सकती है, उसको रोक सकती है, डिटेन कर सकती है। तो मान लो कि कल मैं गाड़ी चलाकर पटना जाने के लिए बिहार में एंटर होता हूँ और पुलिस को लगता है कि यही जुर्म करने जा रहा है ना। अभी इसने जुर्म किया नहीं है, मान लो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मैं कोई जुर्म करूंगा जाकर पटना में, तो मेरी गाड़ी को रोका जाएगा, मेरा सामान सर्च किया जाएगा, मेरी कार सर्च करी जाएगी और मुझे वो कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। तो दे कैन डिटेन द ऑफेंडर, सर्च हिज पर्सन एंड बिलोंगिंग्स और अरेस्ट एनी पर्सन हुम ही हैज रीजन टू बिलीव टू हैव कमिटेड द ऑफेंस। तो अरेस्ट तो कर ही सकते हैं, अगर उनको लग गया, मेरे पे शक हो गया कि मैं कोई जुर्म कर रहा हूं, तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो बिना वारंट के अरेस्ट या सर्च करने वाले प्रावधान है, ये थोड़े से प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को फॉलो किया जाएगा, जो भी सर्च करने के इनके प्रावधान है उसके तहत। लेकिन अरेस्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर होगा ये भी आप जान लो। तो अरेस्ट करने के बाद तुरंत जो जनरल पुलिस है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मान लो मेरा ही अरेस्ट हो गया, तो मुझे स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स ज्यादा समय तक डिटेन नहीं कर सकती, उन्हें ट्रांसफर करना होगा मुझे नॉर्मल जो डे टू डे रेगुलर पुलिसिंग वाला काम करती है उस पुलिस को, बिहार पुलिस को। और बिहार पुलिस का कोई अधिकारी अगर उनके साथ मौजूद नहीं है तो फिर वो मुझे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे और वहां पर बताना होगा कि इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया गया है। ये गाड़ी चलाकर आ रहा था और जोर जोर से गाने सुन रहा था और हमको शक है कि ये जाकर पटना का माहौल बिगाड़ देगा, तो इसीलिए इसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, ज्यादा दिल पे मत ले लेना। अगले प्रावधान है इसमें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इसमें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। तो इस स्पेशल आर्म्ड पुलिस में जो सीनियर अधिकारी होंगे, डीआईजी, आईजी, इस लेवल के, उनके लिए कुछ अलग प्रोटेक्शन मिलते हैं। उनको आमतौर पर भी पुलिस अधिकारियों को कुछ प्रोटेक्शन मिलता है अंडर द बिहार पुलिस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। लेकिन यहाँ पर स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सीनियर अधिकारियों को अगर कोर्ट चाहे तो वो अदालत में नहीं बुला सकता, कोई भी कोर्ट कॉग्निसेंस नहीं ले सकता अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है। तो जैसे आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी पुलिस अधिकारी ने कहीं पर कुछ गलत काम किया, तो कोर्ट ने उसको कॉग्निसेंस लेकर, कोर्ट ने उसका संज्ञान लेकर पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया। लेकिन ये काम स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अधिकारी के लिए नहीं किया जा सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन है, मान लो बिहार सरकार राइटिंग में दे दे कि ये जो काम किया गया है उस अधिकारी के द्वारा ये गलत था,
तब उसको कोर्ट बुला सकते हैं। कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि वो उसका संज्ञान ले उस जुर्म का और उसे बुलाए। वरना ये सीनियर अधिकारी अगर किसी को सर्च कर लेते हैं और सर्च करते करते मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, अरेस्ट कर लिया, किसी को अरेस्ट करते समय कुछ गड़बड़ हो गई, कानून के विपरीत कोई काम हो गया, तो ऐसे में उनको अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, ये पावर्स कोर्ट के पास नहीं रहेंगे। पुलिस अधिकारियों को एक और प्रोटेक्शन मिलता है, वो ये कि अगर अपनी ड्यूटी करते समय ये कोई गैर कानूनी काम कर लेते हैं तो अगर वो मामला अदालत में गया तो वो ये कहकर अपना बचाव कर सकते हैं कि हम ऑर्डर के तहत ये काम कर रहे थे, तो ये भी इनको प्रोटेक्शन मिलता है। फिर एक सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, इस कानून का कोई भी प्रावधान अगर किसी दूसरे कानून के प्रावधान के विपरीत है, इफ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंट, तो फिर इस कानून के अंदर जो लिखा गया है ना वो मान्य होगा, वो ओवरराइड कर देगा। तो मान लो जो बिहार पुलिस एक्ट है उसके प्रावधानों के विपरीत अगर कोई बात यहां पर लिखी गई है तो इस कानून की जो बात है वो मानी जाएगी, ना कि पुराने कानून की। तो ये इस कानून के मेजर प्रावधान थे। एकेडमी कॉम्बैट आ रहा है संडे को, इसमें आप 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। सो डू टेक पार्ट इन दिस, फ्री है, इसमें महिपाल कोड यूज करके आप रजिस्टर इसमें कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले पहले सब्सक्रिप्शन को आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि मार्च के एंड तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको 1 साल के ऑफर पर, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 4 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। तो आपको मार्च 2022 नहीं बल्कि जुलाई 2022 तक वैलिडिटी अपने कोर्स की मिल जाएगी। और मान लो अगर प्रीलिम्स अगस्त या सितंबर में होता है तो जब तक प्रीलिम्स नहीं होता तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। तो आप रिवीजन बैचेस को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, उनको टीचर्स के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो नाउ इज द बेस्ट टाइम टू परचेज दिस कोर्स। और याद रखिए इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो प्लस या आइकॉनिक दोनों कोर्सेज पर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, ऑप्शनल पर भी ये कोर्स मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और कॉम्बो कोर्स अगर आप लेते हैं तो भी आपको ये डिस्काउंट्स वैलिड होंगे। तो ये प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है। ऑलवेज यूज द कोड महिपाल एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। और इस पर नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए unacademy.com। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।